अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक इंडियन यूट्यूब चैनल की वीडियो रिच आर्मी ऑफ पुअर कंट्री के रिस्पॉन्स में बनाई जा रही है। अपनी इस वीडियो में इंडियन यूट्यूबर ने मालूमात, फैक्ट्स और फिगर्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ताकि इंडियन फॉल्स न्यूज़ प्रोपेगेंडे को प्रमोट किया जा सके। हम मानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात कशीदा हैं और आवाम को भी कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में पाकिस्तान को लेकर मनफी प्रोपेगेंडे के तहत रिपोर्टिंग की जा रही है, उसके तहत पाकिस्तान के मौजूदा कशीदा हालात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और फिफ्थ जनरेशन वारफेयर प्रोपेगेंडे के तहत पूरी दुनिया में एंटी पाकिस्तान, एंटी पाक आर्मी एजेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जानता है कि अल्लाह के बाद पाक आर्मी ही है जो हमेशा से इनके नापाक अज़ाइम को पूरा नहीं होने देती। और मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जब पाकिस्तान में ही एक मखसूस पार्टी के सपोर्टर्स और वर्कर्स जिस ब्रेन वॉशिंग के तहत पाक आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, उनके एंटी आर्मी जज्बात को मज़ीद भड़का कर वतन अज़ीज़ के अंदर से ही बगावत शुरू करवाने की प्लानिंग की जा रही है। अपनी इस वीडियो में जिन पॉइंट्स पर इस इंडियन यूट्यूबर ने बातें की हैं और राय पेश की है, वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स की गलत रिपोर्टिंग पर मबनी है, जो पूरी दुनिया में इंडियन चैनल्स के अलावा और किसी भी मुल्क की न्यूज़ एजेंसी ने कवर नहीं की, क्योंकि झूठ में इंडियन न्यूज़ चैनल से आगे कोई नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान को इंतहाई गरीब तरीन और गया गुजरा दिखाने के लिए कुछ पॉइंट्स रेज किए गए। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ समय पहले चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगैर न्यूज़ को वेरीफाई किए जो इंडियन न्यूज़ एजेंसीज ने तरका मारकर अपने चैनल्स पर न्यूज़ चलाई कि पाकिस्तान के पास चाय इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, उसी को यूट्यूब पर आकर इन्होंने पास ऑन कर दिया। ये तक जहमत ना की कि देख लेते असल खबर क्या है। असल में पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल सिर्फ ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा टी इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, और बल्कि हकीकत तो इंडियन रिपोर्ट्स के उलट है। पाकिस्तान तो अपना बहुत सारा पैसा ही टी इंपोर्ट करने पर लगा रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया ने खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं हैं। एहसन इकबाल ने सिर्फ ये तजवीज़ दी थी कि अवाम चाय ज़रूर पिए, लेकिन चाय की डेली कंजम्पशन यानी इस्तेमाल कम कर दे। दिन में सिर्फ 1 या 2 कप अगर लोग पीने लग जाएं तो टी इंपोर्ट्स में कमी आ सकती है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है। और ये सिर्फ इंपोर्ट्स कम करने की एक तजवीज़ थी जो कि हर मुल्क फॉलो करता है। दुनिया में हर मुल्क यही कोशिश करता है कि उसकी इंपोर्ट्स कम हों और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, ताकि मुल्क में पैसा आए, इकॉनमी बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया आजकल मेड इन इंडिया के मॉडल पर काम कर रहा है ताकि इंपोर्ट्स कम की जाएं और इकॉनमी बेहतर हो। लेकिन अफसोस के साथ खबर को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है कि जैसे पाकिस्तान इतना गया गुजरा हो गया है कि अब चाय तक इंपोर्ट नहीं हो सकती। लोग गुब्बारों में भर भर कर गैस ले जा रहे थे। अब इस बैलून्स वाले पॉइंट को भी ऐसे पेश किया गया कि जैसे या तो पूरे पाकिस्तान में ही गैस का ये सिस्टम है और या फिर पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में गैस है ही नहीं और लोग बैलून्स पर गुजारा करते हैं, जबकि ये खबर पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद से मुतल्लिक नहीं है। ये खबर पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट करक की है, जहां अरसा दराज से लोग खाना पकाने के लिए नेचुरल गैस को प्लास्टिक बैग्स में भरकर ले जाते हैं। यहां इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का ये ज़िला नेचुरल गैस और तेल के ज़खायर से माला माल है, लेकिन हुकूमती नाअहली की वजह से KPK प्रोविंस के इस ज़िले के लोगों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया कि वो इस गैस को सेफ़ तरीके से घरों में यूज़ कर सकें। अब आप खुद जानते हैं कि KPK में पिछले 8 या 10 साल से कौन सी पार्टी हुकूमत कर रही है, और अफसोस के साथ उसी पार्टी के लोग इस झूठे इंडियन प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। तो आसान अल्फाज में पाकिस्तान के KPK प्रोविंस के इस एक डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ को ऐसे पेश किया गया जैसे पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं, और इसके जवाब में पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज ने ज़रा भी ये प्रोपेगेंडा नहीं किया कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास टॉयलेट ही नहीं है और थोड़े से आटे के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। पहली बात तो ये कि ये सब ज़्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, लोगों की फसलें तबाह हो गईं। दूसरी बात ये कि जो लोग आटे की लाइन में लगे हुए थे, ये इसलिए नहीं कि इनके पास पैसे नहीं,
बल्कि ये वो लोग थे जिनका फ्लड्स की वजह से काफी नुकसान हुआ, सेविंग्स और माल फ्लड्स में बह गया। तो जब कुछ इंटरनेशनल एड और पाकिस्तानी लोगों के ही पैसों से चलने वाली NGOs और चैरिटी अदारे अपने ही मुल्क के इन फ्लड अफेक्टीज यानी सैलाबज़दगान के लिए आटा लेकर आए, तो इन लोगों में आटे के लिए एक मुकाबलेबाजी शुरू हो गई, क्योंकि इनका सब कुछ फ्लड्स में बह गया था। और दूसरा, इसके अलावा गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस यानी नाअहली की वजह से कुछ आटा पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल किया गया। और अब फिर गैस कीजिए कि उस वक्त कौन सी पार्टी हुकूमत कर रही थी। वही पार्टी जिसके हक में ये इंडियन यूट्यूबर्स वीडियो बनाकर उस पार्टी के सपोर्टर्स के एंटी आर्मी जज्बात को भड़काकर अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ करना चाहते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कसूरवार हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टीज़ के बेनिफिशरीज़ यानी फ़ायदा लेने वाले लोगों की वजह से करप्शन का बाज़ार गर्म हुआ और आटा अफ़गानिस्तान स्मगल किया गया। फिर जब आर्मी इन्हीं पॉलिटिशियंस पर क्रैकडाउन करती है या अपना सिस्टम नाफिज करती है या इनकी मदद करने से इनकार कर देती है, तो इंडिया से भी आवाज़ें आती हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। तो 1993 से 2006 के बीच सरकार ने जो भी पैसे खर्च किए उनमें से 20% खर्च आर्म फोर्सेस पर हुए थे। दैट इज 1/5 ऑफ द होल बजट। किसी भी खबर को ब्रेक करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जब रिपोर्टर्स खबर देते हैं तो कभी कभार वो अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करते हैं कि सुनने वाले को वही समझ आए जो वो चाहते हैं। ठीक इसी चालाकी के साथ पाक आर्मी पर तनकीद करने वालों की तरफ से हमेशा परसेंटेजेस में ही बात की जाती है। कभी भी मिलिट्री एक्सपेंस को डॉलर अमाउंट में डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मिलिट्री एक्सपेंस से रिलेटेड और भी बहुत से फैक्टर्स को डिस्कस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुंह की खानी पड़ेगी और फिर पाक आर्मी पर तनकीद करने के लिए कोई रीज़न बनेगी नहीं। इसके अलावा ये भी साबित हो जाएगा कि पाक आर्मी का बजट काबिल जवाज़ है और बाकी ममालिक के मुकाबले में कम भी है। आइए अब आपको समझाते हैं और डाटा भी पेश करते हैं। फ़ौज और मुल्क की सलामती के लिए मुल्क के दिफा पर हुकूमती अखराजात मुख्तलिफ अवामिल यानी फैक्टर्स की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। इन फैक्टर्स में ख़ास तौर पर जियोग्राफिकल यानी जुग्राफियाई और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरे, कौमी सलामती की हिकमत अमली और मुल्की तरजीहात शामिल होती हैं। आसान अल्फाज में जिन ममालिक को सिक्योरिटी के ज़्यादा खदशात लाहक होते हैं उनके मिलिट्री अखराजात भी उन ममालिक से ज़्यादा होंगे जिनको कोई बैरूनी और ख़ास तौर पर अंदरूनी ख़तरा नहीं होता। बड़ी इकॉनमी वाले मुल्क की टैक्स बेस भी बड़ी होती है और आमदनी के ज़्यादा सिलसिले होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस यानी अखराजात और वसाइल का एक बड़ा ज़ख़ीरा होता है जो मिलिट्री समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस किया जा सकता है। वसाइल की ये बड़ी बुनियाद बजट में लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है, जिसकी वजह से आप डिफेंस और मिलिट्री बजट को खातिर ख्वाह हद तक बढ़ा कर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कम परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में बहुत ज़्यादा और बढ़ती हुई गवर्नमेंट दौलत की कम परसेंटेज भी अमाउंट में बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ एक छोटी मईशत वाले मुल्क के पास महदूद वसाइल और टैक्स की बुनियाद कम होती है, जिसके नतीजे में हुकूमती अखराजात का बड़ी इकॉनमी वाले ममालिक के मुकाबले ज़्यादा परसेंटेज दफा के लिए मुख्तस किया जाना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अगर आप इस डाटा का परसेंटेज की सूरत में तज्जिया करें तो ये ज़्यादा मालूम हो सकता है, लेकिन अगर आप डॉलर अखराजात की बुनियाद पर डाटा का तज्जिया करेंगे तो पाकिस्तान का खर्चा भारत, अमरीका और इस जैसे दीगर ममालिक से बहुत कम है। आइए इस ग्राफ पर एक नज़र डालें। ये डाटा एक न्यूट्रल सोर्स द वर्ल्ड बैंक से लिया गया है और द वर्ल्ड बैंक अपना ज़्यादातर मिलिट्री डाटा सिप्री से ही लेकर शाया करता है। यहाँ रेड लाइन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और पर्पल लाइन पाकिस्तान को। आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज पर हुकूमती अखराजात पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। 1990 से लेकर 2021 तक पाकिस्तानी फ़ौज पर औसतन सरकारी अखराजात तकरीबन 10 से 9 बिलियन डॉलर्स हैं, जबकि इसी अरसे के दौरान भारतीय हुकूमत के औसत फ़ौजी अखराजात तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर्स हैं। ये कितना बड़ा फ़र्क है। अब आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी फ़रोख्त किया जा सकता है। अपनी मर्ज़ी की स्टोरी बेचने के लिए ऐसे फॉर्मेट्स में डाटा शेयर किया जाता है कि जिससे आपकी स्टोरी को फ़ायदा हो, हक़ाइक़ को छुपाया जा सके और अपनी बयानबाजी के ज़रिए लोगों की जहन साजी करके पतली गली से निकला जा सके।
اب اگر انڈیا کے اتنے زیادہ ملٹری اخراجات کو انڈیا کے ایک بڑے ملک ہونے سے بھی اگر منسلک کیا جائے تو تب بھی انڈیا کا اپنی ملٹری پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ انڈین آرمی کے ایک فوجی پر خرچہ پاکستان آرمی کے ایک فوجی کے خرچے سے کافی زیادہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاک فوج کو دیگر ممالک کی طرح اور ان سے بھی زیادہ سرکاری اخراجات کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ پاکستان کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات اور کشیدگی کی ایک طویل تاریخ ہے، خاص طور پر کشمیر کے متنازع علاقے پر۔ پاکستان کو اہم سیکیورٹی چیلنجز اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے دفاعی اخراجات کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کو اندرونی سیکیورٹی کے چیلنجوں کا سامنا ہے، جیسے کہ دہشت گردی اور بغاوت۔ اس میں انڈیا کی طرف سے سپانسرڈ دہشت گردی بھی شامل ہے۔ یہ خطرات خاص طور پر غیر ریاستی عناصر کی طرف سے وار پروپیگنڈا کے مقابلے میں انسداد دہشت گردی اور انسداد بغاوت جیسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، جن کے لیے اضافی فوجی اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہندوستان اتنی بڑی آبادی، معیشت اور بڑی فوجی تعداد کے حوالے سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کے مقابلے میں پاک فوج کو مزید اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، اور پاکستان کے فوجی اخراجات کا مقصد بھارت کے مقابلے میں ایک خاص سطح کی مزاحمت اور توازن برقرار رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے فوجی اخراجات کے فیصلے علاقائی حرکیات اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تناؤ یا اس کی مشرقی اور مغربی سرحدوں کے بارے میں خدشات جیسے عوامل زیادہ فوجی اخراجات کی ضرورت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی پاکستانی ملٹری اون کرتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنی پاکستانی ملٹری اون کرتی ہے۔ سب سے زیادہ سکولز پاکستانی ملٹری اون کرتی ہے، اور ان کا ٹوٹل سالانہ ریونیو ہمارے ریلائنس یا اڈانی گروپ سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، پاکستان آرمی کے بزنسز ہیں اور بزنس کرنا کوئی غلط بات نہیں، اور جب کسی آرمی کے انڈیا اور اسرائیل جیسے مکار دشمن ہوں جو پروپیگنڈا کر کے ملک کے دفاع کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، تو آرمی کو خود کفیل ہونے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے اگر اپنے ہی ملک میں بزنس کرنا پڑے تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان آرمی کی یہ بزنسز کیوں کامیاب ہیں؟ بقول ان یوٹیوبرز کے پاکستانی لوگ آرمی سے تنگ ہیں، پھر بھی وہ آرمی کی ہی پروڈکٹس کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ سب اس لیے کیونکہ پاک آرمی میں ایک پراپر مینجمنٹ سسٹم ہے، ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہے، سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوالٹی کو انشور کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آرمی کمپنیز میں کم 2 نمبری اور کرپشن ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اور باقی پرائیویٹ کمپنیز۔ اگر پاک آرمی کی یہ کمپنیز اتنی ہی بری ہوتی اور پاکستانیوں کو ان سے مسئلہ ہوتا تو اب تک یہ سب بند ہو جانا چاہیے تھا۔ چل رہا ہے تو اس لیے چل رہا ہے کیونکہ عوام کو فائدہ بھی مل رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ مل کر انہوں نے شاہین 2 نام کا ایک لانگ رینج میسائل ڈیولپ کیا ہے، جس کی رینج ہے 2000 کلومیٹرز۔ پاکستان نیوکلیئر وار ہیڈز کو شارٹ رینج میں یعنی 50 to 100 کلومیٹرز کی رینج میں یوز کر سکتا ہے۔ ان سارے ایریاز میں بھارت کے نمبرز پاکستان کے مقابلے کافی زیادہ ہیں۔ بھارت کو ایک بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے سولجرز ڈیفیکلٹ ٹیرین میں لڑائی لڑ چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں، whereas چائنا نے آخری لڑائی ویتنام سے لڑی تھی، اور وہ بھی 1979 میں، جو وہ ہار گئے۔ جی بالکل، کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے ایریا کے حساب سے بھی، اور کنٹری پاپولیشن بھی زیادہ ہے، جس کا مطلب بڑی مارکیٹ ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اس لیے آرمی آفیسرز کی ریکروٹمنٹ بھی زیادہ ہے، اور اس لیے زیادہ آرٹلری چاہیے اور ملٹری ریسورسز کی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ ٹیکس پیئر زیادہ ہیں، اس لیے گورنمنٹ کا ریونیو بھی زیادہ ہے، اور اس ریونیو میں سے ہی ملٹری ایلوکیشن ہے۔ انڈیا کی باؤنڈری پاکستان سے بڑی ہے، اس لیے بارڈر پر زیادہ آرمی آفیسرز کی ضرورت ہے، اور جہاں تک جنگوں کی بات ہے تو آپ کی انڈین سوشل سٹڈیز بکس میں آپ کی آرمی ہیرو ہے، لیکن ذرا انٹرنیشنل سورسز سے انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز بھی پڑھ لیں، سچ پتہ چل جائے گا۔ آج کے دور میں پاک آرمی پوری دنیا میں واحد آرمی ہے جس نے جدید دہشت گردی کی حامل مختلف دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کامیاب آپریشنز اور جنگیں لڑ کر ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سوچئے، اگر یہ سارا پیسہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن یا جاب جنریشن میں خرچ ہوتا تو پاکستان آج ایک اکنامک کرائسس سے نہ گزرتا۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس پیسے کی جو پاکستانی سرکار پاکستانی ملٹری کو دیتی ہے، لیکن پاکستانی ملٹری کو اس پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی ملٹری خود
बहुत अमीर है। पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज़ पर इन्वेस्ट ना होना पॉलिटिकल नाअहली है, जो कि पाकिस्तान के सियासतदानों की करप्शन, ब्यूरोक्रेसी फेलियर और ज़ाती मफाद की वजह से है। भारत की तरफ से 5th जनरेशन वारफेयर के तहत जो प्रोपागेंडा करके पाकिस्तान में हर नेगेटिव चीज़ को जैसे आर्मी से जोड़ने की कोशिश की जाती है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारत और उसमें रहने वालों को पाक आर्मी एक नज़र नहीं भाती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया में गुर्बत और टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी पर डाल दी जाए, और जिस डेमोक्रेसी के हक़ में ये इंडियन यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, उसी डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में मौजूद सियासतदान करप्शन का बाजार गर्म करते हैं और आवाम का खून निचोड़ते हैं। जो पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री को देती है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को इस पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आप तो यही चाहते हैं। ज़रा अपने प्रधानमंत्री के फाशिस्ट एजेंडास को सुने। पाकिस्तान इंडिया की तरफ से फंडेड एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप से मुसलसल जंग में है। असलहा, डिफेंस और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फंडिंग की ज़रूरत होती है। आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें असैसिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाल ही में उन्हें अरेस्ट हुई है और इनकी इस कंट्रोवर्शियल अरेस्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी मिलिट्री पर उनके ही लोग अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस काफी हाई है और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। इसीलिए आज पाकिस्तानी मिलिट्री को बाहर से नहीं, अंदर के लोगों से डर लगता है कि कहीं यही लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर दे और हम हमारे ही लोगों को कंट्रोल ना कर पाए। किसी भी मुल्क की करंट सिचुएशन का बेहतर उसमें रहने वालों को मालूम होता है, और अक्सर औकात इंटरनेशनल मीडिया प्रोपागेंडा के ज़रिए गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं। इसलिए इंडियन यूट्यूबर्स के लिए एक तो इनको ज़रा भी इंफॉर्मेशन नहीं कि पाकिस्तान सियासी सूरत हाल क्या थी और इमरान खान साहब पर क्या चार्जेस थे, और पाकिस्तान में पूरी आवाम नहीं बल्कि एक मखसूस पार्टी के लोग उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए जब आर्मी ने उनका नैरेटिव मानना बंद कर दिया और सपोर्ट करना बंद कर दिया। उससे पहले यही लोग पाक आर्मी की माला जपते थे, क्योंकि उस टाइम पिछले आर्मी चीफ की बदौलत हर अच्छे बुरे काम में इस मखसूस पार्टी को सपोर्ट हासिल थी। इसी पार्टी के सपोर्टर्स में से अब भी पाक आर्मी को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे के तहत ब्रेन वॉश होकर अपनी ही आर्मी के खिलाफ हो गए। ये लोग पाकिस्तानी अवाम की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और पाकिस्तान में करंट सिचुएशन इस हवाले से काफ़ी बेहतर है। जिस बगावत के आप ख्वाहिशमंद हैं वो कभी हो नहीं सकती।